नमस्कार साथियों, मैं अमर सर टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपके सामने हिंदी विषय का एक नया शीर्षक लेकर उपस्थित हुआ हूं। यूपी टेट, एसएससी, जीडी इत्यादि में आपको छंद से एक या दो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आज उसी संदर्भ में क्लास में परिचर्चा की जाएगी। आइए देखते हैं, आज का शीर्षक है छंद। छंद, छंद का दूसरा नाम छिज्जे भी लिखा मिलता है। इस तरह से छंद को हम एक और दूसरे नाम छिज्जे के द्वारा समझ सकते हैं, जान सकते हैं। छंद दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें से पहला है आपका छंद धातु एवं असन प्रत्यय। छंद धातु एवं असन प्रत्यय के योग से छंद का निर्माण हुआ है। छंद बन गया आपका छंद और असन प्रत्यय, जिसका सामान्य अर्थ प्रसन्न करना, या इसको हम कह सकते हैं खुश करना, या और इसको हम आह्लादित करना भी कह सकते हैं। छंद का सामान्य अर्थ प्रसन्न करना, खुश करना या आह्लादित करना भी कहा जा सकता है। सर्वप्रथम छंद की चर्चा, ध्यान देने योग्य बात यह है कि सर्वप्रथम इसकी चर्चा किसकी, छंद की चर्चा कहाँ मिलती है? प्रथम उल्लेख, पहली चर्चा इसकी प्रथम उल्लेख इसका मिलता है हमें ऋग्वेद में। साथियों, वेद आपने सुना होगा, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। तो प्रथम उल्लेख इसका ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है। पुरुष सूक्त में देखने को मिलता है। आपको स्नातक स्तर पर संस्कृत में यदि आप वेद और पुराण पढ़िए तो वहां आपको पुरुष सूक्त, विष्णु सूक्त, इंद्र सूक्त, वरुण सूक्त इत्यादि आपको टॉपिक मिलेंगे। उसमें से ही आपको पुरुष सूक्त में इसकी चर्चा, छंद की चर्चा की गई है। और छंद शास्त्र के, अब जब इसकी चर्चा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में हो गई तो निश्चित रूप से इसके कोई न कोई प्रणेता या इसके कोई न कोई जनक भी माने गए होंगे। तो छंद शास्त्र के जनक एक ऋषि थे जिनका नाम था पिंगल ऋषि। तो छंद शास्त्र के प्रणेता कौन माने गए? पिंगल ऋषि। छंद शास्त्र के जनक, तो छंद शास्त्र के जनक पिंगल ऋषि को माना जाता है। इसीलिए छंद का एक और नाम जो है पिंगल शास्त्र भी कहा जा सकता है। छंद को हम एक और नाम से जान सकते हैं, पिंगल शास्त्र के नाम से लिखा मिलता है किताबों में। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि छंद का प्रयोग है कहाँ? छंद का प्रयोग है कहाँ? साथियों, जिस प्रकार से आपका गद्य की किताबों में आपको जिस प्रकार से व्याकरण कसौटी मानी जाती है, ठीक उसी प्रकार से पद्य या पद्य रचना में
छंद या छंद शास्त्र को इसकी कसौटी माना गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आपको कविता, पद्य इत्यादि में छंद शास्त्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। आगे चलते हैं छंद के अंग पर। निश्चित रूप से छंद का अर्थ स्पष्ट हो गया, इसके जनक स्पष्ट हो गए, इसकी महत्ता स्पष्ट हो गई। तो अब ऐसे कौन से अंग हैं, ऐसे इसके कौन से तत्व या इसकी शाखाएं हैं जिनके आधार पर हम छंद की महत्ता का स्पष्टीकरण करते हैं। तो छंद के अंग, आपका अगली हेडिंग इसकी बन जाएगी छंद के अंग। छंद के अंग। अब छंद के अंगों में आपका इसके कई अंग देखने को मिलते हैं। एक एक को समझ लिया जाता है जिससे कि इसके अंगों के प्रकार भी स्पष्ट हो जाएं। पहला है पद या चरण। इसी को हम पाद भी कह सकते हैं। पाद, पद या चरण। तो छंद में प्रायः 4 चरण होंगे। नंबर 1 आपका है छंद के अंगों में, आपका नंबर 1 है पद, पाद या चरण। तो छंद में आपके चरण हमेशा आपको मिलेंगे 4 चरण। 4 चरणों में आपको 2 मिलेंगे विषम चरण और 2 मिलेंगे सम चरण। तो पहले और तीसरे को हम विषम चरण बोलेंगे, दूसरे और चौथे को हम सम चरण बोलेंगे। तो 4 चरण हो गए। इसी को पद कहा हमने, इसी को चरण कहा हमने, और इसी को हम और एक नाम से पाद भी कह सकते हैं। इसी को इंग्लिश में हम स्टेप भी बोल सकते हैं। तो 4 चरण होंगे। निश्चित रूप से पहला और तीसरा जो है विषम होगा। इसमें सामान्य सी बात है, मैथ पढ़ते होंगे आप, आपको पहला और तीसरा 1, 3 आपको विषम संख्या है, 2 और 4 आपको सम संख्या की तरह माना जाता है। तो आपको पहला और तीसरा चरण जो होगा वह विषम होगा और दूसरा और चौथा जो होगा वह सम चरण होगा। सम चरण होगा। सम और विषम चरण का सीधा सा मतलब यह है कि पहले और तीसरे में आपको अलग अलग मात्राएं मिलेंगी और दूसरे और चौथे में आपको अलग अलग मात्राएं मिलेंगी। तो छंद के अंगों में पहला अंग आपका पद, चरण या पाद हो गया और दूसरा अंग आपका हो जाएगा वर्ण या मात्रा। वर्ण या मात्रा। आपको हिंदी में सबसे पहला टॉपिक आपने वर्ण या वर्णमाला पढ़ी होगी। वहां आपने देखा होगा कि आपको वर्ण के कुछ प्रकार बताए गए होंगे, ह्रस्व और दीर्घ। ठीक उसी बात को यहां भी हमको आपको पढ़ना है कि वर्ण या मात्रा के आपके 2 प्रकार मिलेंगे। पहला आपको मिलेगा लघु मात्रा या लघु वर्ण और दूसरा आपको मिलेगा गुरु या दीर्घ वर्ण। तो लघु वर्ण को ही हम ह्रस्व वर्ण या ह्रस्व मात्रा कह सकते हैं। जिसमें आपको 1 मात्रा लगी होगी उसे हम लघु या ह्रस्व वर्ण या मात्रा, और जिसमें 2 मात्रा आपको लगी मिलेगी उसे हम गुरु या दीर्घ वर्ण का नाम दे सकते हैं। आपको लघु या ह्रस्व वर्णों में पढ़ा होगा आपने, आपको वहां मिलता है आ, ई, उ, री और चंद्र बिंदु। ये आपका लघु वर्णों में इनकी गिनती होगी। और छंद में आपको उदाहरण बताते समय या मात्रा लगाते समय आप लघु वर्ण की मात्रा जो होगी इस तरीके से आपको मिलती है। और आ, ई, उ, री और चंद्र बिंदु को छोड़ करके शेष सारे आपके वर्ण जो हैं वे क्या हो जाएंगे, स्वरों में आपके दीर्घ वर्णों में उनकी गिनती हो जाती है। जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ, औ इत्यादि। ये सब क्या हैं आपके, सब गुरु या दीर्घ वर्ण हैं। और मात्रा लगाते समय इनको हम इस चिन्ह से समझते हैं। तो जहां आपको ये आपको सिंगल 1 लगा मिले उसको हम लघु वर्ण या लघु मात्रा बोलेंगे। और जहां आपको ये यस लगा मिले
ये चिन्ह आए, आपको तुरंत समझ जाना है कि यहाँ पर गुर या दीर्घ वर्ण या दीर्घ मात्रा लगी हुई होगी। तो छंद के अंगों में पहला हो गया पद चरण या पाद, और दूसरा हो गया वर्ण या मात्रा, तीसरा है संख्या या क्रम। इसको मिटा लिया जाता है जरा सा। तीसरा आपको मिलेगा संख्या या क्रम, चौथा आपको मिलेगा गति, यति, तुक। इस तरीके से आपको छंद के कई अंग हैं। संख्या या क्रम समझ लेते हैं। तीसरा आपका है संख्या या क्रम, चौथा है आपका गण। तो संख्या या क्रम का सीधा सा मतलब है कि वर्णों और मात्राओं की जो गणना हम करते हैं उसको ही क्या कहेंगे, संख्या। यहां हो गया आपका मात्राओं की गणना, इसे क्या कह सकते हैं हम, इसे हम संख्या कहते हैं। मात्राओं या वर्णों की जहां हम गणना करते हैं, गिनती करते हैं, उसे हम संख्या कह सकते हैं। जैसे लघु और गुर को हम क्रमशः वन और यश के द्वारा समझते हैं, तो उसी मात्रा का नाम जो है उसकी ही गणना को हम संख्या या क्रम कह सकते हैं कि लघु आपको कहाँ आएगा और दीर्घ आपकी मात्रा कहाँ लगेगी। इसके बाद आपका अगला है गण। तो तीन वर्णों का एक गण आपको माना जाएगा। गण का सामान्य अर्थ होता है समूह। तो तीन वर्णों का एक जो क्रम आपको लिखा मिलता है उसे हम गण कह सकते हैं, और इसकी गणना प्रायः वर्णिक छंदों में होती है। तो गण की चर्चा कहाँ होती है, वर्णिक छंदों में ही होती है। चौथा अंग आपका छंद का हो गया गण। गण का अर्थ है समूह, और इन गणों की संख्या आपको 8 मानी गई है। गण कितने हो गए, इनकी संख्या हो गई 8। आपको इसका सूत्र मिलता है या माता राजभान सलगा। इस तरीके से हम इसके 8 संख्या को क्लियर कर लेते हैं। इसका हमको सूत्र मिलता है या माता राजभान सलगा, ऐसे हमको सूत्र लिखा मिलता है इसको या माता राजभान सलगा से। तो यहां से हम गिन लेते हैं कि गण का अर्थ समूह और वर्णिक छंदों में ही इसका प्रयोग होता है, और इस सूत्र के द्वारा हम इसके 8 प्रकारों को समझ लेते हैं। जैसे आपको 8 में देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्योंकि ये गण है, इसके आगे हम गण जोड़ते चले जाएंगे, इसका क्रम, इसकी संख्या स्पष्ट होती चली जाएगी। जैसे या से, या में हमने गण जोड़ दिया तो यगण हो गया, माँ में हमने गण जोड़ दिया तो मगण हो गया, ता में गण जोड़ दिया तो तगण हो गया, रा में जोड़ दिया तो रगण हो गया, जा में जोड़ दिया तो जगण हो गया, भा में जोड़ दिया तो भगण हो गया, ना में जोड़ दिया गण हमने तो नगण हो गया, और सा में हमने गण जोड़ दिया तो सगण हो गया। इसी आपको गण के आधार पर ही हम लघु और दीर्घ मात्राओं की चर्चा करते हैं। इसी के आधार पर जो है चिन्ह लगाए जाएंगे। गण के बाद आपका है गति। 5वां इसका अंक क्या है, गति। 6वां क्या है, यति। और आपको 7वां क्या है, तुक। 7वां क्या है, तुक आपको लिखा मिलता है। तो गति क्या है, गति का सामान्य अर्थ कविता के पढ़ने का जो प्रवाह होता है उसे ही हम गति कहते नहीं कि आप किस गति से चले आ रहे हो, आप कोई भी काम जो है किस गति से कर रहे हो। तो गति का सीधा सा अर्थ होता है मोशन, मोटर, तीव्रता, आप किस तरह से किसी काम को कर रहे हो। तो गति का सामान्य अर्थ क्या है, यहाँ पर आपके जानकारी के लिए बताए जा रहे हैं कि छंद के कितने अंग हैं और सारे ही अंगों का क्या रोल है।
और उनकी परिभाषा क्या है, उनको आप कहते क्या हैं। बाकी यहाँ से आपको प्रश्न मिलने नहीं है, आपको समझना है, क्योंकि सारे ही उदाहरणों में आपको छंद के प्रत्येक उदाहरणों में आपको इन्हीं 7 अंगों का पालन करना पड़ता है। इन्हीं के द्वारा आप छंद को और स्पष्ट कर पाते हैं। तो कविता के पढ़ने के प्रवाह को गति कहा जाता है। कविता के पढ़ने के प्रवाह को गति कहा जाता है। और यति का सामान्य अर्थ, इसके बाद आपका है यति। यति का सामान्य अर्थ है विराम या ठहराव। उदाहरणों को पढ़ते समय हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए जो ब्रेक ले लेते हैं, जो रुक जाते हैं, उसे ही हम छंद की भाषा में, छंद के अंगों में यति का नाम देते हैं। जैसे हम उदाहरण, यदि कोई भाषा भी उदाहरण पढ़ते हैं, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, इस तरीके से हमको लिखा मिलता है, तो वहां हम एक साथ नहीं पढ़ ले जाते पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते, पवन तनय संकट हरन, रुके, मंगल मूर्ति रूप, या गुरु गोविंद दो खड़े, रुका हमने थोड़ी देर, थोड़ा सा ब्रेक लिया, अल्पविराम लिया, फिर आगे हमने कहा कि काके लागो पाए, फिर बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यदि किसी भी कविता में आपने पहले भी कहा है कि जिस प्रकार से गद्य की कसौटी व्याकरण को माना जाता है, और उसी तरीके से पद्य की कसौटी को छंद या छंदशास्त्र को माना जाता है, तो आप पद्य पढ़ रहे हैं, इसका प्रयोग आपको कविता में, पद्य रचना में करना पड़ेगा। आप अगर इन सही सारे अंगों का आप पालन नहीं करते, इसका मतलब आप कविता नहीं पढ़ रहे हैं, आप दोहा नहीं पढ़ रहे हैं। आप देख लीजिएगा, चरण भी आपको हमेशा 4 मिलेंगे। कोई सा भी आप दोहा पढ़ेंगे, हमेशा कोई सा भी छंद आपको लगा हुआ, छंद की मात्रा लगी हुई किसी दोहे को आप पढ़ते हैं, तो हमेशा आपको 4 चरण मिलेंगे। ये बात अलग की है कि 4 चरणों को कभी कभी जो है हम 6 लाइनों में लिख देते हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपका कोई भी दोहा 6 चरण का होगा। हमेशा छंद लगे हुए जो आपको दोहे मिलेंगे वे 4 चरणों में ही मिलेंगे। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो आप यहाँ देखिए, आपको लय भी मिला, गति भी मिली, तुक भी मिला, ताल भी मिला, यति भी मिला, सारी चीजें आपको मिलेंगी। यदि कोई सा एक नहीं है तो इसका मतलब फिर वो कविता आपकी नहीं है। तो यति का मतलब क्या है, आपका विराम या ठहराव। उसके बाद आपका है तुक। कहते नहीं कि बेतुकी बात मत करिए, तुक ताल वाली बात करिए। तो तुक का अर्थ कि चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को ही क्या कहेंगे, हम तुक कहेंगे। अक्सर आदमी बोलता है सामान्य सी बोलचाल की भाषा में कि यार तुक ताल वाली बात करिए भैया, बेतुकी बात जो है बिल्कुल मत करिए। यहाँ आप तुकांत बातों को करिए। तुकांत बातों का मतलब कि वे बातें जिनका जो है उच्चारण समान रूप से हो सकता हो, या समान वर्णों से मिले जुले आपको जो शब्द आएंगे उसे ही हम क्या कह सकते हैं, तुक कहेंगे। तो चरण के अंत में क्या है, ये चरण के अंत में समान वर्ण को, चरण के अंत में आए हुए जो समान वर्ण होंगे उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे ही हम तुक कहेंगे। तो चरण के अंत में समान वर्ण को तुक कहेंगे। अब चरण के अंत में, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए। अब बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो उधर आप देखिए, काके लागो पाए, काके लागो के लास्ट में पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो आप देखिए यहाँ पर पाए और यहाँ पर आपको बताए, दोनों ही क्या है आपका कुछ समान उच्चारण है, पाए और बताए। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। तो देखिए लास्ट वाले में क्या है, आपको दोनों क्या है, समान उच्चारण आ रहे हैं।
इसीलिए समान वर्णार हैं, इसीलिए इनको हम क्या कह सकते हैं, तुक कह सकते हैं। इस तरह से स्पष्ट हो गया कि छंद के अंग की जब कभी चर्चा होगी तो आप कितने अंगों को बताएंगे, आप 7 अंगों को बताएंगे। क्रमशः पाद, चरण या पद, वर्ण या मात्रा, संख्या या क्रम, गण, गति, यति और तुक, ये आपके हो गए अंग। बिना इन 7 के आप किसी भी छंद के उदाहरण की, किसी भी कविता और पद की कल्पना भी आप नहीं कर सकते। यदि सटीक कविता, सटीक पद रचना है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि उसमें आपको चरण भी मिलेंगे, उसमें आपको वर्ण या मात्रा लगी हुई भी मिलेगी, उसमें आपको संख्या और क्रम भी मिलेगा, उसमें गण भी रहेंगे। गण मीन्स हमने आपको बता ही दिया कि गणों की संख्या आपको 8 मिलेगी और 3 वर्णों का आपका एक गण होगा। जैसे यगण में 3, मगण में 3, तो 3 वर्ण जुड़ेंगे तो एक गण मीन्स एक समूह का निर्माण हो जाएगा। तो वहां आपको गण भी मिलेंगे, आपको तुक भी मिलेगा, यत भी मिलेगा, गत भी मिलेगा। तभी हम जो है किसी दोहे को पद्य या किसी पद्य पंक्ति को हम दोहे का नाम दे सकते हैं। आगे चलते हैं जो है छंद के भेद पर। छंद के अंग हो गए, छंद के भेद पर चर्चा कर ली जाती है। तो ऐसी उम्मीद है कि आपको स्पष्ट हो रहा होगा, क्योंकि आपको यहाँ से 1 या 2 प्रश्न आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, एसएससी जीडी इत्यादि के वनडे के एग्जाम की परीक्षाओं में आपको 1 से 2 प्रश्न यहाँ से मिल जाते हैं। तो आपको एक एक छंद की चर्चा कर ली जाती है और कोशिश की जाती है कि आपको भी समझ में आ जाए, और निश्चित रूप से आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन हमको ऐसा नहीं लगता कि आज के बाद रह जाएगी। तो छंद के अंग, यहां जाते हैं हम छंद के अंग पर। तो छंद के अंग जो है वो 3 माने गए हैं। छंद के अंग 3 माने जाएंगे। पहला है आपका वर्णिक छंद, पहला है वर्णिक छंद। दूसरा आपको लिखा मिलता है मात्रिक छंद, और तीसरा आपको लिखा मिलता है मुक्त या मुक्तक छंद। छंद के अंग 3 प्रकार के अंग आपको हैं। पहला है वर्णिक छंद, दूसरा है मात्रिक छंद, और तीसरा है मुक्त या मुक्तक छंद। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ यह है कि आपको 100 में से 99% प्रश्न जो है आपको मात्रिक छंद से ही आते हैं। इसलिए हमको मात्रिक छंद ही पढ़ना है। वर्णिक छंद और मुक्त या मुक्तक छंद हमको टेट, सी टेट, एसएससी जीडी इत्यादि के एग्जाम के बाद यदि हमको कभी टीजीटी का एग्जाम देना पड़े, नेट का एग्जाम देना पड़े, अथवा पीजीटी इत्यादि का एग्जाम देना पड़े, वहाँ इसकी चर्चा परिचर्चा आगे की क्लास में की जा सकती है। तो क्योंकि हमारा आपका स्टैंडर्ड यूपी टेट, सी टेट इत्यादि है, तो हमको यहाँ पर मात्रिक छंद ही पढ़ने हैं। और इससे ही आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लीजिएगा, आपको 10 में से 10 तो नहीं कह सकते, लेकिन 10 में से आपको 9 प्रश्न आपको मात्रिक छंद से ही मिलेंगे। वो 1% आपका, इसलिए मैंने कह दिया कि कभी कभी पेपर सेट करने वाला जो होता है, पेपर बनाने वाला होता है, वो कुछ भी बना सकता है हमको आपको परेशान करने के लिए। तो हमको वहां नहीं जाना है, हमको परेशान नहीं होना है। हमको केवल 1 नंबर यहाँ से अथवा 2 नंबर निकाल लेना है। और कहाँ से निकलेगा, हमको या तो बेसिक चीजें पूछी जाएंगी कि भाई साहब छंद क्या है, छंद के अंग कितने हैं, छंद के भेद कितने हैं, और उन भेदों में आपको उदाहरण दे दिया जाएगा। और उदाहरण के बाद आपको बता दिया जाएगा कि भैया बता दीजिए इसमें कौन सा जो है छंद प्रयुक्त हुआ है। तो यदि हमको मात्रा लगानी आती है, लघु और दीर्घ मात्रा को, ह्रस्व, गुरु अथवा दीर्घ को हम समझ लेते हैं, तो कहाँ लगता है, कहाँ आपको निश्चित रूप से ह्रस्व की जहां मात्रा होगी वहां वन लगेगा, लघु लगेगा, और जहां पर आपको दीर्घ अथवा बड़ी मात्राएं लगी होंगी वहां आपको यश अर्थात 2 उसकी संख्या मानकर हम मात्रा लगा लेंगे और हम छंद को पकड़ लेंगे कि फला उदाहरण में या अमुक उदाहरण में कौन सा छंद जो है
लगा हुआ है। तो आते हैं इसमें छंद के भेद पर। अंग तो हो गया, ये भेद है, क्षमा करिएगा, ये आपका भेद या प्रकार है, क्योंकि अंगों की चर्चा पहले की जा चुकी है। तो छंद के प्रकार आपके वर्णिक छंदों की चर्चा हमने बता दिया, टीजीटी अथवा पीजीटी इत्यादि में। मात्रिक छंद हमको पढ़ना है। मुक्त या मुक्तक छंद भी आपको वही मिलता है। मुक्त या मुक्तक छंद का एक दूसरा भी नाम लिखा मिलता है, इसको बोला जाता है केचुल छंद या रबड़ छंद। मुक्त या मुक्तक छंद को केचुल छंद या रबड़ छंद के नाम से भी हम जानते हैं। और प्रथम मुक्तक छंद की रचना जो है, इसको क्योंकि प्रसंग चल रहा है तो आप जान लीजिए, यहां पर आपको प्रथम मुक्तक छंद की रचना किसने किया था? निराला जी ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया था। कभी मान लीजिए पूछ लिया जाए कि प्रथम मुक्तक छंद के रचनाकार कौन हैं, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। और डीप में यदि आपको जाना हो तो प्रथम मुक्तक छंद वाली कविता जो है कौन सी थी, तो वो थी जूही की कली। जूही की कली, ये आपकी ऐसी कविता है जो मुक्तक छंद के द्वारा रचित है, रची गई है। तो कभी आपसे प्रश्न पूछे कि मुक्त या मुक्तक छंद का दूसरा नाम केचुल छंद या रबड़ छंद है, क्यों है? क्योंकि यह सर्पाकार आपका रबड़ की तरह इधर उधर जो है फ्लेक्सिबल है, इसीलिए इसको निराला जी ने प्रथम मुक्तक छंद का नाम दिया और उसमें उन्होंने रचना कर डाली जूही की कली। अब आते हैं जो हमको पढ़ना है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद के भी आपके कई प्रकार हैं, उस पर चर्चा कर ली जाती है, उसको ही हमें आपको पढ़ना है। एक एक टॉपिक आप पढ़ डालिए, कहीं से भी कुछ आपका बचना नहीं चाहिए, क्योंकि छंद से यदि कभी कोई प्रश्न आपको आ जाए तो आपको छूटना नहीं चाहिए। तो मात्रिक छंद के भी आपके प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? पहला है सम, दूसरा है अर्ध सम और तीसरा है विषम। तो पहला इसका प्रकार है सम मात्रिक छंद। दूसरा है आपका अर्ध सम या अर्ध मात्रिक कह सकते हैं, अर्ध सम नहीं, कुछ भी कह सकते हैं। अर्ध सम मात्रिक या अर्ध सम मात्रिक छंद। और तीसरा है आपका विषम मात्रिक छंद। यही हमको आपको पढ़ना है, यही हमारा आपका सिलेबस है। तो कौन सा हमको पढ़ना है? मात्रिक छंद पढ़ना है। मात्रिक छंद के 3 प्रकारों में आपका देखिए सम मात्रिक छंद के उदाहरण और अर्ध सम मात्रिक छंद के उदाहरण आपसे दिए जाएंगे, यहीं से प्रश्न आपके बनेंगे। और इसमें भी आपको दोहा, सोरठा, रोला, बरवै, छप्पे, उल्लाला इत्यादि से प्रश्न बहुत आते हैं पढ़ने। तो हमको आपको चौपाई, गीतिका, हरगीतिका इत्यादि भी हैं, लेकिन प्रमुख रूप से आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको हमेशा से दोहा, सोरठा, रोला, बरवै, उल्लाला और छप्पे इत्यादि से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो पढ़ने तो हमको सभी हैं। और आपको यहाँ एक ध्यान देने वाली बात और है कि सम मात्रिक छंद और अर्ध सम मात्रिक छंद के ही उदाहरणों से प्रश्न आते हैं, विषम मात्रिक छंद से कभी कभार। तो आइए देखते हैं, एक एक को समझ लिया जाता है। मात्रिक छंदों में पहला आपका है कौन सा? सम मात्रिक छंद। तो आपको छंद टॉपिक स्पष्ट हो जा रहा होगा, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे उदाहरण की तरफ। एक बार फिर से रिपीट करने की यदि आवश्यकता हो तो हल्की सी चर्चा कर ली जाए उदाहरणों पर बढ़ने के पहले।
छंद आपने देखिए दो शब्दों से आपको मिलकर बना हुआ था, जिनमें से छंद आपकी धातु थी और असन आपका प्रत्यय था। सामान्य अर्थ दोनों का था आह्लादित करना, प्रसन्न कर देना, खुश कर देना। अथवा छंद के बाद उसमें आपने देखा होगा कि प्रथम बार उसका उल्लेख, उसकी चर्चा जो है ऋग्वेद में मिलती है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में इसकी चर्चा की जाती है। और वहां आपने देखा होगा कि छंद शास्त्र का एक और नाम भी मिलता है, पिंगल शास्त्र। क्यों मिलता है? क्योंकि पिंगल ऋषि इसके प्रणेता थे, इसके जनक थे, इसके रचनाकार थे। उन्होंने ही इसका सूत्रपात किया था, इसलिए छंद शास्त्र का दूसरा नाम पिंगल शास्त्र भी है। तो कभी यदि आपसे प्रश्न पूछे कि छिज्जे का दूसरा नाम क्या है, तो छंद है। पिंगल शास्त्र का दूसरा नाम क्या है, तो छंद अथवा छंद शास्त्र है। और आगे आपको फिर इसके अंग मिले होंगे। अंग में आपने क्रमशः देखा होगा, इसके आपको 7 प्रकार के अंग मिले होंगे, जिनमें से आपको पद, पाद या चरण तीनों एक ही हैं। उसके बाद आपको वर्ण, मात्रा एक ही हैं, संख्या या क्रम एक ही है, गण, यति, गति और तुक। इस तरीके से आपने देखा होगा कि इसके आपको 7 प्रकार के अंग मिले। और भेद पूछा जाए, प्रकार पूछा जाए, तरीका पूछा जाए, तो हमेशा इसको आपको बताना पड़ेगा। 3 प्रकार इसके हैं, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। वहां फिर आपने देखा होगा कि मुक्तक छंद को केचुल छंद या रमण छंद का नाम दिया गया। और इसके प्रथम मुक्तक काव्य के निर्माता निर्देशक कौन थे? निराला जी थे। और प्रथम मुक्तक काव्य की रचना जो है इन्होंने किया था जूही की कली के द्वारा। फिर छंद के प्रकारों पर हम गए तो वहां देखिए प्रमुख छंदों का परिचय में हमने आपको मात्रिक छंद का पहला तरीका बताया। पहला कौन सा है? सम मात्रिक छंद में पहला आपको मिलेगा चौपाई। कौन सा है पहला? सम मात्रिक छंद। सम मात्रिक छंद में पहला आपका है चौपाई। बहुत पूछा जाता है चौपाई। चौपाई निश्चित रूप से 4 पांव वाला। तो 4 पांव वाले का मतलब जिसमें 4 चरण होंगे। पहले ही आपको बता दिया गया छंद के अंगों में कि आपको छंद में चरण कितने होंगे, हमेशा आपको 4 चरण मिलेंगे। ये बात अलग की है कि हम 4 चरणों को कभी कभी 5 लाइनों में, 5 पंक्तियों अथवा 6 पंक्तियों में लिख डालते हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसके 6 चरण हो जाएंगे। हमको चरण कितने मानने हैं? हमको चरण हमेशा 4 मानने हैं। तो चौपाई क्या है? चौपाई एक सम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होंगे और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हमेशा लगी मिलती हैं। चौपाई में कितनी मात्रा हो जाएगी? 16 मात्रा हो जाएगी। मात्रा कहाँ लगेगी? इसके प्रत्येक चरण में आपको क्या होगा, इसमें सम और विषम का मतलब नहीं है। इसमें आपको हमेशा 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 16-16 मात्राएं लगी मिलेंगी। लेकिन आपको जहां तुक का मामला आएगा वहां आपको लास्ट में ध्यान दीजिएगा कि आपको समान वर्ण एक साथ मिलेंगे, तुकबंदी मिलेगी। और चौपाई का उदाहरण हमेशा आपको छोटा मिलेगा गीतिका हर गीतिका की अपेक्षाकृत। तो उदाहरण आपका देख लेते हैं। चौपाई क्या है? आपका एक सममात्रिक छंद है। पहले से ही स्पष्ट है, सममात्रिक छंद हम पढ़ रहे हैं। चौपाई सममात्रिक छंद है। क्या होगा? इसमें 16-16 मात्राएं आपको लगी मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? प्रत्येक चरण में। और अंत में आपको जैसे ही उदाहरण खत्म होगा आपको समान वर्णों के उच्चारण वाले तुकबंदी शब्द, तुकांत शब्द मिल जाएंगे। जैसे आपको एग्जाम्पल के द्वारा, उदाहरण के द्वारा, दोहे के द्वारा स्पष्ट किया जाता है। लिखा तो पद में जाएगा दोहे के रूप में, लेकिन हम जैसे उसमें मात्रा लगा देंगे उसका रूप बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? वो चौपाई हो जाएगी। और चौपाई में हमेशा से आपको पढ़ने के द्वारा जिन भाव की उत्पत्ति होती है, अर्थ की उत्पत्ति होती है, हम तुरंत उससे पकड़ लेते हैं कि वो चौपाई ही है। क्योंकि हमारे आपके यहाँ रामायण की किताबों में देखिए हम पढ़ते हैं तो पढ़ते समय तुरंत आभास हो जाता है कि ये चौपाई ही पढ़ी जा रही है। तो एक एग्जाम्पल आपके सामने देता हूं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ऐसे लिखा मिलता है आपको। जय
हनुमान ज्ञान गुण सागर। आप देखिए आपको लिखा मिलता है हनुमान चालीसा में, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। तो आप यहाँ देखिए, यदि इस पे आप मात्रा लगाते चले जाएंगे, हमने आपसे कहा था कि जहां आपको छोटी मात्रा लगी होगी वहां हमेशा हमेशा आपको एक लगाना है, लघु की मात्रा लगानी है, और जहां आपको बड़ी मात्रा मिलेगी वहां आपको क्या कर देना है, वहां आपको दीर्घ अर्थात यस अर्थात नंबर 2 की मात्रा को समझ लेना है। जैसे जय का 1 2 3 2 2 1, यहां भी हमने आधा गा है और या है। यहां समझने वाली बात यह है कि यदि हमको पहले कभी इस तरीके से मिले, किसी भी पूर्ण वर्ण के पहले यदि आधा वर्ण मिले, तो हम उस आधे वर्ण को लघु नहीं मानते, उसको हम दीर्घ मान लेते हैं और उसकी गणना 1 में कर लेते हैं। तो इसलिए इस गा का जो आ है इसमें चला गया, तो ये 2 ना मान के 1 माना जाएगा, तो बड़ा हो गया, यहाँ ये हो गया। वैसे भी या में बड़ा है, आधे वर्ण का कोई मतलब नहीं होता है। आधे आपके जहां मिलेंगे उसके जो आधा वर्ण होगा उसके आगे जो पूर्ण वर्ण है उसमें हम जोड़ के उसको दीर्घ मान लेते हैं। लेकिन यदि आपका यही ज्ञान यहां शुरू होता, ज्ञान जय हनुमान होता, तो इस ज्ञा को हम मानते ही नहीं, इसमें कोई भी वर्ण नहीं माना जाएगा, ना ह्रस्व माना जाएगा अथवा ना ही दीर्घ माना जाएगा। लेकिन जब भी कभी बीच में आएगा तो इसको हम इसके आगे वाले पे मान के उसको क्या मान लेंगे, दीर्घ मान लेंगे। यहां भी आप देखिए इसमें गुण में क्या लगा हुआ है, गुण में आप देखिए छोटा ऊ है, तो इसका सीधा सा मतलब है यहाँ क्या होगा, लघु मात्रा लगेगी। सा में क्या है, बड़ा है, और यहाँ ये है। तो इस तरह से हम गिन लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि जब हम इसकी गिनती मारेंगे तो हमेशा हमको यहाँ बड़ा लगा मिलेगा। जैसे यहाँ 1 2 3 2 5 5 2 7 1 8 8 2 10 10 1 11 11 1 12 1 13 13 13 2 15 15 और 1 16। तो इस तरीके से आप देखिए आपको मात्रा लगी मिल रही होगी 16। 2 जय का 1 1 1, हनुमान का नू 1, मान का माँ आपका दीर्घ हो गया, ना का लघु है, और उधर आपका ज्ञान में आपका देखिए ज्ञान में एक दीर्घ है एक लघु है, गुण में आप देखिए दोनों में आपका ह्रस्व है। तो इस तरीके से 1 2 2 4 5 1 6 1 7 2 9 1 10 2 12 13 14 15 16। इस तरीके से आप नीचे भी लिख सकते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुतनामा। इस तरीके से आप लगा डालेंगे तो आपको चौपाई स्पष्ट हो जाएगी। सीधी सी बात यह है कि आप किसी के लगाने पर मत जाइए, आप अपना ध्यान दीजिए, आप अपने पर लगाइए। आपको बता दिया गया जहां छोटी मात्रा होगी वहां आपका ह्रस्व है, और जहां बड़ी मात्रा होगी वहां आपका क्या है, दीर्घ है। छोटा है यहाँ है, ये है, यहाँ ये है, आपका गुण का ये है, सागर का ये है, और ये है आपका। तो आप इस तरीके से इसकी गिनती कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। हर गीतिका गीतिका और रोला पे, तो इसकी एक ट्रिक है। आपको चौपाई, गीतिका, हर गीतिका और रोला की मात्राओं को समझना हो तो आप इसकी एक ट्रिक है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। यहाँ आपको ऐसे लिखा मिलता है, अपने जानकारी के लिए आप बना लीजिएगा। जैसे चौपाई का क्या हो गया, चा हो गया, इसके बाद आपको चारों, चा से चौपाई, रो से रोला, चारों गीत हरि गीतिका। इस तरीके से यदि हम बना लें तो आपका सममात्रिक छंद का
जो आपका पहला प्रकार है वो स्पष्ट हो जाएगा। जैसे आपका यहाँ देखिए चारों गीत हर गीतिका में, यहाँ चा से तो हो गया चौपाई, इसकी मात्रा है 16, और चारों का रो जो है, रो से क्या हो गया आपका रोला, रोला की मात्रा हो गई 24। उसके बाद आपका गीत से क्या है, गीतिका है, गीतिका की मात्रा हो गई 26। तो क्रमवार आप ऐसे समझ पा रहे होंगे। और आखिरी में क्या है, हर गीतिका है, तो हर गीतिका की मात्रा कितनी हो गई 28 हो गई। तो क्रमवार आप समझ पा रहे होंगे। देखिए 16, 24, 26 और 28। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, चारों गीत हर गीतिका, और यही आपका जो है क्या है सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंदों में इतने ही प्रकार हमको पढ़ने हैं। तो चारों गीत हर गीतिका में चा से चौपाई 16, रोला 24, 16, 24, 26, 28, 16, 24, 26 और 28 मात्राओं का लगना क्रमशः चौपाई, रोला, गीतिका और हर गीतिका का हो जाना। तो चौपाई आपको बता दिया गया। अब आइए पहले देख लेते हैं 24 मात्रा वाला क्या है रोला। रोला क्या है, कितनी मात्राएं हो जाएंगी उसमें 24 मात्राएं हो जाएंगी। अब रोला में भी आप ऐसे देखिएगा, क्योंकि चौपाई के तो सभी आपको चारों चरण में क्या 16-16 मात्राएं लगेंगी, लेकिन यहाँ आपका और जैसे ही हम बढ़ेंगे उसमें आपको क्या हो जाएगा 11 और 13 का क्रम हो जाएगा तो 24 हो गया, और 13 का उधर क्रम हो गया तो 26 हो गया, और उसके बाद आपका 14 और 12 का क्रम हो जाएगा तो 26 हो गया, और 16, 12 का क्रम हो जाएगा तो 28 हो गया। तो यहाँ रोला में कितनी मात्राएं हैं 24। चारों गीत हर गीत का वाला सिस्टम आप याद रखिएगा, तुरंत मात्रा आपको स्पष्ट रहेगी। तो रोला क्या हो जाएगा, रोला एक सममात्रिक छंद है। इसमें भी आपको 4 चरण मिलेंगे, और 4 चरणों में आपका पहले और तीसरे में आप गिनेंगे तो आपको 11-11 विषम में, और दूसरे और चौथे में आपको 13-13 मात्राएं लगी मिलती हैं। तो इसमें आपको इसका फिगर जो है वो 11 और 13 वाला होता है। तो क्योंकि छंद आपका उसमें चरण जो है 4 होंगे, पहला और तीसरा हमेशा विषम होगा, दूसरा और चौथा हमेशा सम होगा। तो पहला और तीसरा आपका 11-11 हो जाएगा, दूसरा और चौथा क्या हो जाएगा वो 13-13 हो जाएगा। तो इसका उदाहरण लिख दिया जाता है, और उदाहरण से आप स्पष्ट कर लीजिएगा रोला का। जैसे नित्य नवलीला, इसका उदाहरण दे दिया जाता है। जैसे नित्य नव, जैसे नित्य नव लीला में आप देखिए जब लगाएंगे लठित नित्य नित्य लव लीला ललित ठानी गोलोक, ललित ठानी गोलोक, गोलोक के बाद है अजिर में। एक लाइन में आप लगाकर देखिएगा अजिर में। यहां आप देखिए 24 मात्राएं आपको लगानी है। तो ये आपका नित्य नव लीला 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आपके यहाँ शब्द अथवा पद हो गए। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 निश्चित रूप से आपको यहाँ तक आपका पहला चरण हो गया। उसके बाद ठानी गोलोक अजिर में 4 ही हो गया, 1 2 3 4। तो यहाँ पहले में आपको 11 लगा लेनी चाहिए, छोटी लगी है तो आपका 1 लगेगा, यहाँ भी एक मात्रा है तो 1 लगेगा। तो 1 2, यहाँ भी 1 1, 1 2 3 4, यहाँ बड़ी लग जाएगी, यहाँ भी बड़ी लग जाएगी, बड़ी मात्रा है। 1 2 3 4, 2 6 2 8, उसके बाद 1 9 1 10 और 11 यहाँ देखिए आ गया 11। तो यहाँ आप लगाएंगे तो 1 लगेगा इसमें, क्योंकि छोटी मात्रा है। यहाँ भी 1 लगेगा, यहाँ भी आपको 1 लगेगा, यहाँ 1 लगेगा, यहाँ दोनों में बड़ी मात्रा है तो आपको दीर्घ लगेगा। यहाँ भी ललित में
एक लगेगा, छोटी मात्रा है एक लगेगा, यहाँ एक लगेगा। इसकी गिनती जब हम कर लेते हैं तो 1 2 3 4 2 6 2 8 1 9 1 10 1 11 11 आ गया। तो पहले चरण में आप देखिए आपको 11 लगा, ऐसे ही तीसरे चरण में आपको 11 मिलेगा, दूसरे और चौथे में 13 मिल जाएगा। इसमें हम लगा देंगे तो निश्चित रूप से 13 आ जाएगा। अब आप मात्रा लगाने का क्रम आप आगे बता दिया गया है, आप कृपया लगाते रहिए, क्योंकि इतने आपके छंद हैं और कई छंदों में कई कई उदाहरणों को बता देना संभव नहीं है। तो आप जो है इसको लगा कर देखिएगा। रोला के बाद हम आगे चलते हैं चारों गीत हर गीत का। तो चा से चौपाई हो गया और रा से रोला हो गया। अब आते हैं गीतिका पे, उसके बाद फिर से हर गीतिका पे। ऐसे ही आपको जब भी कभी एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको ध्यान केवल एक बात को देना है। यदि कभी हमसे पूछेगा कि भैया बता दीजिए रोला में कितनी मात्राएं हैं, तो हम तुरंत बता देंगे कि रोला में इतनी मात्राएं चारों गीत हर गीत का से 16 24 26 28, ऐसे हम स्पष्ट कर लेंगे। लेकिन कभी उदाहरण दे दिया गया तो हम क्या करेंगे, उदाहरण पे हमको तुरंत मात्रा लगानी पड़ेगी ना, और मात्रा हम लगा के ही उसको स्पष्ट करेंगे कि ये चौपाई है, ये रोला है, गीतिका है अथवा हर गीत क्या है। यहां आते हैं आगे गीतिका। फिर से वही चारों गीत हर गीत का 16 24 26। तो क्या होगा, ये भी आपका एक सममात्रिक छंद है, इसमें भी 4 चरण होंगे। इसमें आपको 24 और 26 मात्राएं मिले, इसमें भी आपको 24 नहीं, इसमें भी आपको 26 मात्राएं मिलेंगी। और 26 का क्रम जो होगा वो होगा आपका 14 और 12 का। सामान्य रूप में पहले और तीसरे में क्या होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, सम मात्रिक छंद है, क्योंकि उसका प्रकार हम पढ़ रहे हैं, सममात्रिक छंद है। मात्रा कितनी हो जाएगी, मात्रा 26 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि चारों गीत हर गीतिका में आपका चौपाई 16 24 26 और 28। यहां आपका विषम में, विषम अर्थात पहला और तीसरा, क्या हो जाएगा 14, और सम अर्थात दूसरा और चौथा, तो 14 और 12 26। तो पहले और तीसरे में आपको क्या लग जाएगा, पहले और तीसरे में 14 14 और दूसरे और चौथे में 12 12 मात्राएं लगेंगी। लेकिन तुकबंदी आखिरी में होगी, तुकांत आपको मिलेगा ही मिलेगा। चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों से युक्त जो पद और शब्द आएंगे वे आपको तुकांत मिलेंगे ही मिलेंगे। इसका भी एक उदाहरण आपको बता दिया जाता है, और मात्रा आप लगाने की कोशिश करिए, निश्चित रूप से आप मात्रा लगा लेंगे। जैसे उदाहरण इसका है, साधु भक्तों में सुयोगी। इसका उदाहरण आपका है, साधु भक्तों में सुयोगी। तो यहां आप देखिए साधु में आपका बड़ा सा है, और आगे इसकी लाइन पहले आप लिख लीजिए, संयमी बढ़ने लगे। यहां से एक हो गया, संयमी बढ़ने लगे। तो साधु भक्तों में सुयोगी, सुयोगी संयमी बढ़ने लगे। साधु में आप देखिए कि यहां आपको क्या लगाएंगे, बड़ा सा है मतलब बड़ी मात्रा है, यहां डबल लगाएंगे। यहां धू में आपका छोटी मात्रा है तो हम एक लगाएंगे, और यहां आपको भक्तों लिखा हुआ है तो भक्तों में आपको हम क्या करेंगे, इसको इसमें लेंगे तो एक हो गया, और ये दीर्घ हो गया और ये भी दीर्घ हो गया। इसका मतलब हम दोनों में क्या लगा देंगे, गुरु अर्थात दीर्घ मात्रा लगा देंगे। में भी आपका देखिए, में आय की मात्रा है, तो आपका क्योंकि दीर्घ स्वर में आपने देखा होगा बड़ा बड़ी बड़ा वो इत्यादि आते हैं, तो यहाँ भी हम बड़ा लगा देंगे। सु में क्योंकि छोटा है, छोटा ऊ है तो हम एक लगा देंगे। योगी में भी आप देखिए, योगी में भी आपको डबल डबल लगेगा। संयमी में भी आपका यहाँ देखिए सा के साथ एक बिंदी है मतलब दीर्घ है, बड़ा लगेगा, या सिंगल है तो लघु लगेगा। यहाँ बड़ी मात्रा है तो दीर्घ लगेगा।
बढ़ने में आप देखिए कि यहाँ पर आपको लघु है, दीर्घ है, लघु है, दीर्घ है। आप लगा के इस तरीके से देखेंगे तो आपको सारी मात्राएं स्पष्ट हो जाएगी। मात्रा हमने लगाने का एक आध दो उदाहरणों में आपको बता दिया है तरीका, और यहाँ भी बता दे रहे हैं, आप लगाइए इसको। यहाँ देखिए, जब भी बड़ी मात्रा मिलेगी दीर्घ लगाएंगे। बड़ा सा है, दीर्घ होना है, छोटा वो है, लघु होना है। भक्तों में आपका देखिए ये दोनों एक हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि आगे आधा वर्ण है, तो आगे ऑलरेडी यहाँ पर दीर्घ लगा हुआ है, तो दीर्घ का दीर्घ नहीं होगा, तो पीछे वाले में हम लेंगे। ये भी दीर्घ हुआ, ये भी दीर्घ हुआ, ये भी दीर्घ हुआ, ये लघु हो गया। में आय की मात्रा लगी हुई है, तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, भक्तों में हम दीर्घ लगा देंगे। यहाँ में दीर्घ लगा, सु में छोटा है वो है, तो एक यहाँ आपका लघु लगा। ये आपका देखिए यहाँ ओ की मात्रा है, दीर्घ होगा, ये दीर्घ होगा। संयमी में आपका देखिए सा के साथ बिंदी है, तो सा के साथ बिंदी का होना, इसको भी हम दीर्घ में लेंगे। दीर्घ हुआ, लघु हुआ, दीर्घ हुआ, यहाँ लघु हुआ, लघु हुआ, ये दीर्घ हुआ, ये लघु हुआ, और ये दीर्घ हो गया। तो इस तरीके से इसकी मात्रा हम क्या कर डालेंगे, जब गिनती मार लेंगे तो हमको लघु और दीर्घ का स्पष्टीकरण मिल जाएगा। तो चौपाई हो गया, रोला हो गया, गीतिका हो गया, और सममात्रिक छंद का एक और अंतिम बचा हुआ है हर गीतिका। आइए हर गीतिका को भी समझ लिया जाता है। वो फार्मूला आप दिमाग में रखिएगा, चारों गीत हर गीतिका वाला। उससे क्या हो जाएगा, आपको उससे हमेशा स्पष्ट रहेगा कि आपको क्रमशः 16, 24, 26 और 28 का आपको सिस्टम बना मिलेगा। तो यहाँ आपका हो गया हरि गीतिका, ये आपको ऐसे कर लिया जाता है। ये चारों गीत हरि गीतिका 26 हो गया। 26 के बाद आपको क्या था, 28 हो गया। तो 28 को भी हम आप ऐसे ही मान सकते हैं, क्योंकि परिभाषा इसकी हर गीत का एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होंगे, प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होंगी, और 28 मात्राओं का जो क्रम होगा वो 16 और 12 का होगा। इसको ऐसे समझ लेते हैं, क्या है ये, सममात्रिक छंद है। मात्राएं, कितनी मात्राएं, चारों गीत हर गीतिका में देख लीजिए क्या है, 28 मात्राएं मिलेंगी। इसका क्रम आप देख लीजिएगा, क्या क्रम है इसका, 16 और 12 का। तो विषम में 16 और सम में 16 और 12 होता है 28। तो 16 और 12 का क्रम होगा। लेकिन शर्त यही है कि अंत में आपको क्या लगा मिलेगा, आपको समान ध्वनि वाले जो तुकांत शब्द हैं वो मिलेंगे ही मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि आपका छंद के अंग हैं। छंद के अंगों में आपको बार बार मैंने बताया, गति मिलेगा, लय मिलेगा, तुक मिलेगा, ताल मिलेगा, चरण मिलेगा, यत मिलेगा, ठहराव मिलेगा, संख्या मिलेगा, गण मिलेगा। सभी नहीं मिलेंगे, इसका सीधा सा मतलब यह है कि वो पंक्ति आपका दोहा अथवा काव्य अथवा पद्य नहीं है। तो हर गीतिका का उदाहरण भी आप देख लीजिए और मात्रा आप लगाने की कोशिश करिएगा। कोशिश क्या करेंगे, मुझको ऐसा लगता है कि अब आप लगा लेंगे। उदाहरण आप देखिए, अन्याय सहकर बैठ रहना, इसका उदाहरण क्या है, अन्याय सहकर बैठ रहना, ये आपका यह महा दुष्कर्म है, यह महा दुष्कर्म है। दूसरी लाइन इसकी है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी, सेकेंड वाली लाइन है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी। इसकी अगली लाइन है आपकी, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, दंड देना धर्म है। तो पहली लाइन हो गई और दूसरी लाइन हो गई। आप देख पा रहे होंगे कि दुष्कर्म है
और धर्म है। ये आपका आखिरी में तुकबंदी हो गए। और अन्याय सहकर बैठ रहना, एक चरण एक पद एक पाद हो गया। और अन्याय सहकर बैठ रहना ये आपका यति हो गया। और अन्याय सहकर बैठ रहना यह महा दुष्कर्म है, ये आपका गति हो गया। कविता पढ़ने का जो प्रवाह है उसका क्रम है वो गति हो गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपको छंद के सारे ही अंगों पर प्रकाश डाला गया है, सारे ही अंग इसमें समाहित हैं। क्योंकि हरिगीतिका आपका छंद है और उसकी मात्रा आपकी 16 और 12 होती है, तो आप इसमें लगा डालिएगा तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। आप देखिए अन्याय में आपका आ के बाद ये आपका अल्प वर्ण आ रहा है, छोटा वर्ण आ रहा है, और आगे आपका दीर्घ वर्ण है। तो निश्चित रूप से यहाँ दीर्घ पर दीर्घ नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या है कि ये आपका पहले वर्ण को दीर्घ मान लिया जाता है। यही इसका तरीका है। मैंने आपको बार बार बताया कि यदि आपको बीच में कभी भी आधा वर्ण लगा मिले और इसके तुरंत बाद आपका दीर्घ वर्ण है तो दीर्घ पर दीर्घ नहीं होगा। सीधे सा मतलब यह है कि पहले वर्ण को हम ह्रस्व रहेगा तो उसको हम दीर्घ मान लेंगे। लेकिन यदि आपका अन्याय न होता, न्याय सहकर होता, तो इस ना को हम मानते ही नहीं, उस पर हम ना तो ह्रस्व लगाएंगे और ना ही दीर्घ लगाएंगे। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे इसको हमने क्या कहा, दीर्घ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। तो आप देखिए कि अन्याय में आपको कितनी मात्राएं लग गई, दीर्घ, दीर्घ, लघु और सहकर में आप देख लीजिएगा सब आपको क्या है, सिंगल सिंगल है। तो ह्रस्व 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 ह्रस्व, बैठ में आपका ये है और ये ह्रस्व हो गया। और रहना में भी आपका स्पष्ट है कि रा है, हा है और ना है। तो आपका राह में ये क्या है, लघु है, ये क्या है, लघु है, और ये क्या है, दीर्घ है। तो आप इस तरीके से पूरी मात्रा लगा डालिएगा तो आपको 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 2, 11, 1, 12, 1, 13, 13, 1, 14, 14 और 2, 16। आपको हरगीतिका का क्रम यही तो है कि पहला और तीसरा क्या होगा, पहला और तीसरा 16 होगा और दूसरा और चौथा क्या हो जाएगा आपका 16 और 12 का क्रम है। यह महा दुष्कर्म है में भी आप देख लीजिए तो आपको अभी स्पष्ट हो जाएगा कि 12 कहाँ है। यहाँ भी आप देखिए 1, 1, 1, 1 ये हो गया। दुष्कर्म में आप जरा सा देख लीजिए, दू है, आधा सा है और का है और माँ में उड़ंकुरा है और हा है। तो आप यहाँ देखिए कि दुष्कर्म में ये हमने इसको लिया तो यहाँ दीर्घ हुआ, दू में दू का आ इसमें गया दीर्घ हुआ और सा का इसमें गया तो दीर्घ हुआ, और ये कर्म का रा नीचे का वहां जाता है इसलिए हम इसको लघु मानते हैं। तो दुष्कर्म में भी आप देखिए एक लघु हो गया और है में यहाँ आप देख लीजिए मात्रा किसकी है, तो 2, 3, 2, 5, 5, 2, 7, 7, 2, 9, 9, 1, 10, 10, 1, 11, 11 और 1, 12। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे यहाँ आपको इसमें 12 मात्राएं लगी मिलती हैं और यहाँ आप देख पा रहे होंगे यहाँ आपको 16 मात्राएं लगी मिलती हैं। तो 16 + 12 बराबर 28 जो है आपका क्या हो गया, हरगीतिका हो गया। इस तरीके से आप देखिए कि आपको सममात्रिक छंदों में क्रमशः आपको चौपाई, रोला, गीतिका और हरगीतिका बताया गया। आपको अगले वीडियो में अर्ध सममात्रिक के उदाहरणों पर चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अगले वीडियो पर जब भी कभी अर्ध सममात्रिक छंदों की चर्चा होगी तो उसमें आप कृपया पहले वाले वीडियो को जरूर देखे रहिएगा, तभी आपको अगले टॉपिक का स्पष्टीकरण मिल पाएगा, कन्फर्म हो पाएगा, उसकी अवधारणा या कॉन्सेप्ट स्पष्ट हो पाएगा। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना प्यार बनाए रहिए TCS पाठशाला पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।